बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेसन शुरू किया था परमाणु संरचना क्या होती है, परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। ये आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालने के लिए जे थॉमसन जो थे, क्या नाम था सर, जे थॉमसन। थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था, उसी प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, देखिए आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में हम एक चीज देख रहे हैं कि ये एक विसर्जन नलिका, इस विसर्जन नलिका के अंदर क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, उसको बैटरी से जोड़ा गया है। लेकिन इसी ट्यूब को आगे बढ़ाकर और सामने की तरफ एक बड़ा पर्दा लगाया गया, ठीक है। और पर्दा लगाने के बाद क्या किया गया है, देखो आप यहां पर आपको दिख रहा है विद्युत क्षेत्र, जिसमें ऊपर प्लस और इधर नीचे माइनस की तरफ बताया गया है, ठीक है। और साथ में बताया गया है चुंबक, ये चुंबक लगा हुआ है। ये दोनों मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और ये दोनों जो होते हैं उपकरण, ये इस विसर्जन नलिका के लंबवत लगाए जाते हैं। जब ये ट्यूब है, देखो ये ट्यूब जा रही है तो एक प्लस इधर माइनस, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके यूं लगा दिया, एक तरफ एन सिरा और एक तरफ कौन सा, एस सिरा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये इस तरह से इसको व्यवस्थित किया गया, ठीक है। अब बात आती है कि इस प्रयोग से क्या मिलता है, क्यों प्रयोग किया गया है। तो जब इसमें हमने देखा कि ये किरण जब इसमें से निकलती है, ठीक है ना, तो ये आगे की तरफ बढ़ती है। अब चाहे वो हम किसके लिए ले रहे हैं, कैथोड के लिए ले रहे हैं, तो यहां हमने कैथोड लिया है, कैथोड से एनोड की तरफ ये आप देख रहे हो रे निकल रही है, ये किरण है कैथोड किरण, ठीक है। अब ये किरण जब आगे बढ़ती है तो पहली स्थिति में इन्होंने उत्पन्न किया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न किया तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसका मुख्य ये कहता है कि ये कण जो होते हैं ये ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र लगाओ या फिर हम क्या लगाएं, चुंबकीय क्षेत्र लगाएं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर अपन इसमें उत्पन्न करते हैं तो इन कणों के अंदर, है ना, हम कह सकते हैं इनके आयन जो होते हैं या आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के कारण बढ़ जाता है, या उसकी प्रबलता और ज्यादा बढ़ जाती है। और प्रबलता बढ़ने से, है ना, हम ये कह सकते हैं कि उसमें विचलन की दर बढ़ती। जो किरण पहले सीधी मार्ग में चल रही थी, हमने कल जो प्रयोग में देखा था, वह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, यानी दोनों को अलग अलग ले रहे हैं, तो उस उपस्थिति के अंदर उसके विचलन की दर एकदम बढ़ जाती है, और विचलन की दर बढ़ते ही वो अपना मार्ग बदल देगी, ठीक है। अब एक चीज तो ये आई, दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि कण है, हमने बताया इलेक्ट्रॉन, क्या बताया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, इसका मतलब वो कण क्या है, हल्के हैं। और जब कण हल्के होते हैं तो हल्के होने के कारण अगर उसका मार्ग परिवर्तित किया जाता, आसानी से परिवर्तित हो सकता है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। जिस समय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर देखो इसकी दिशा ये है, ये यूं जा रही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, वो है ऋणायन, कौन सा है, ऋण आवेश, माइनस आवेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जहां प्लस आवेश होगा, यानी विपरीत आवेश की तरफ वो क्या होती है, विचलित हो जाएगी। तो यहां आप चित्र में देख रहे हो, ये लास्ट में एक पर्दा लगाया हुआ है, स्क्रीन, स्फुरदीप्त स्क्रीन लगाई गई है, ठीक है। अब स्फुरदीप्त इस स्क्रीन के अंदर हम देखते हैं कि ये देखो ऊपर है विद्युत क्षेत्र, ये अपन ने लिखा है प्रयोग के बाद क्या होता है कि यहां से ये किरण आई यूं, ठीक है।
ये किरण यहां तक आई तो यहां विद्युत क्षेत्र है। अब हमें पता है ये माइनस आवेश है, ठीक है, और इधर ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, प्लस आवेश। तो प्लस आवेश है, इसका मतलब ये माइनस आवेश वाली किरण जो होती है ये किस तरफ जाएगी, जहां पर आवेश विपरीत होगा, प्लस आवेश होगा। तो ये किरण आगे बढ़ती हुई अपने मार्ग से विचलित होकर बिंदु ए के ऊपर क्या हो रही है, यहां पर टकरा रही है, पर्दे के ऊपर टकरा रही है। तो यहां मैंने लिखा ना विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसीलिए लिखा है कि यहां से किरण आई, यहां तक पहुंचने के बाद इधर प्लस आवेश है ऊपर की तरफ, अगर अपन प्लस आवेश नीचे की तरफ लगाते तो नीचे की तरफ झुक जाती है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैथोड किरण है, जो कैथोड किरण जब यहां से गुजरती है तो उसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो वह उसके ऊपर खुद के ऊपर यानी वो कण, कैथोड किरणों के जो ऋणावेशित कण होते हैं वह कण क्या होंगे, धनावेश की ओर विचलित हो जाते हैं। तो पहला ए बिंदु पर क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र हटा दिया। फिर हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर ये देखो किरण सीधी जा रही है, ये किरण है ना, ये यूं सीधी निकल रही है, और यहां तक आने के बाद जैसे इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर यूं पीछे की तरफ यूं नीचे मुड़ गई। अब यहां आप देख रहे हो बिंदु सी लिखा हुआ है ना। तो बिंदु सी के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि इस पर्दे के ऊपर इस दिशा में ये किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो अपने पथ से विचलित होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर प्राप्त हुई हमें। अब यहां ये एकत्रित हुई है, एकत्रित क्या, सॉरी, यहां पर टकराई है, तो ये किसके कारण आई, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो पहला इनका काम था चुंबकीय, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो ये धनायन की ओर चली गई, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विचलित हो गई, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को हटा दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, यानी यहां से ये बंद कर दिया और इस चुंबकीय क्षेत्र को भी हटा दिया। तब इनके द्वारा ये देखा गया कि ये देखो आप, किरण जो होती है, ये किरण बिना किसी रुकावट के सीधी दिशा में कहां पर आ रही है, बिंदु बी के ऊपर, ये एकदम सीधी रेखा के अंदर आ रही है, यानी पहले गई यहां, फिर दूसरी बार ये इस तरफ निकली, और तीसरी बार क्या हो गई, सीधी निकल गई। तो सीधी निकलने का कारण ये था कि ना तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा था और ना ही विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा था। अब इन सब चीजों को देखते हुए थॉमसन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना है वह, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। आप जानते हो 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है इसका आवेश इलेक्ट्रॉन का, और द्रव्यमान कितना होता है, निकालते हैं 9.1 है ना, फिर इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। तो आवेश और द्रव्यमान दोनों का अनुपात निकाला, और अनुपात निकालने के बाद देखो ये मान आ रहा है इसके अंदर। इस मान को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ई यानी आवेश और Me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात, ये है अनुपात, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात जब निकाला गया तो ये आया, ये मान 1.758820 इंटू 10 की पावर 11। अब देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, कूलाम प्रति किलोग्राम। कूलाम क्या है, ऊपर आवेश, और द्रव्यमान का अपन क्या लिखते हैं, किलोग्राम, इसलिए इसका मान आ गया कूलाम प्रति किलोग्राम के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात निकालना था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि उस समय थॉमसन के द्वारा जब ये प्रयोग पूरा समझाया गया तो उधर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पहले से था हमारे पास, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें पता था, तभी तो इन दोनों का क्या निकाला गया है, अनुपात निकाला गया है, ठीक है। अब ये प्रयोग समझाने के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था R.A. मिलिकन।
मिलिकन्स ने भी समझाने का प्रयास किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण करने के लिए और उसका द्रव्यमान बताने के लिए एक प्रयोग किया गया था जिसे नाम दिया गया है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन्स का तेल बूंद प्रयोग। और उस प्रयोग के अंदर हमें इस मान की आवश्यकता होगी कि उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ऊपर क्या लिखा हुआ है, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को निकाल के और फिर इसके द्रव्यमान का क्या किया, निर्धारण किया। ठीक है, तो आप इस प्रयोग को वापस सुन लो। चलो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि जो थॉमसन के द्वारा प्रयोग किया गया था ना, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो उस प्रयोग को इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। प्रयोग में क्या किया कि ये विसर्जन नलिका जो होती है, ठीक है, इस विसर्जन नलिका को यहां आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र और क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसमें से जब ये कैथोड किरण निकली तो पहले इन्होंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है तो विद्युत क्षेत्र में हम जानते हैं कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब इलेक्ट्रॉन की किरण है, मतलब कौन सी है, ये कैथोड किरण है, कैथोड के ऊपर माइनस आवेश होता है, तो माइनस वाला किस तरफ जाएगा, प्लस तरफ। अब प्लस की तरफ ये विचलित हुई तो यहाँ ए बिंदु की टकराई, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र बंद कर दिया। उसके बाद क्या लिया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो ये किरण चलती हुई जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर इसका विचलन हो जाता है, पथ बदल जाता है। पथ बदलते ये कहां आया, सी बिंदु पर टकराए, ठीक है। फिर कहा कि चलो अब अपन क्या करते हैं, दोनों क्षेत्र हटा दें, अगर ना तो चुंबकीय क्षेत्र रखें और ना ही कौन सा, विद्युत क्षेत्र रखें। अब उस दोनों की अनुपस्थिति में जब इस प्रयोग को बढ़ाया तो ये किरण बिना किसी रुकावट के सीधी निकल गई और यहां पर बिंदु बी के ऊपर क्या होती है, टकराती है, ठीक है। तो इन स्थिति में क्या कहा गया है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र बढ़ाएं, प्रबल करें, तो एक साइड में ज्यादा क्षेत्र बढ़ाया तो किरण सारी उधर जाएगी, ठीक है। अगर ये ना बढ़ा के इसको बढ़ाया चुंबकीय क्षेत्र को तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर विचलित हो जाती है। तो इसका रीजन आवेश है, आवेश क्या है, ऋणायन है, तो ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में अन्योन्य क्रियाएं करता है, जिससे उसके कारण उसके पथ के विचलन की दर बढ़ जाती है। और दूसरी चीज फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात निकाल दें, तो अनुपात निकालने पर ये मान प्राप्त होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पहले से दिया गया है, इसका मतलब द्रव्यमान भी पहले से दिया गया है, ठीक है, तो उसका अनुपात निकाला गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आप पहले अभी अपन ने प्रयोग लिया कि आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, उनको देखकर दूसरे वैज्ञानिक आए जिसका नाम हमने अभी लिया था आर एम मिलिकन। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो होता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसके निर्धारण के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया था जिसे हम कहते हैं मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। अब इसमें क्या किया गया है, ये व्यवस्था देखो आप, ये एक आप जो बॉक्स देख रहे हो, ये कांच का एक बड़ा सा रूम तैयार किया इन्होंने और उस रूम के अंदर पहले क्या किया, दो धातु की प्लेटें लगा दी बड़ी बड़ी, और प्लेटों में एक प्लस और दूसरा क्या होता है, माइनस आवेश होता है। लेकिन इन प्लेटों के बीच में ना ये देखो आप छोटे छोटे क्या लगा दिए, छिद्र किए हुए, सूक्ष्मतम छिद्र किए, ठीक है। फिर यहां आप देख रहे हो इस साइड, यहां पर एक छोटा सा फव्वारा लगाया बाहर की तरफ रूम के, क्योंकि ये रूम बिल्कुल बंद था। और देखो टेक्निक कितनी शानदार थी, इसमें इन्होंने बताया कि यहां पर तेल को फव्वारे के रूप में इस कक्ष के अंदर भेजा गया, फव्वारे के रूप में, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों के रूप में। अपन देखते हैं ना शावर में कैसे पानी की बूंदें आती है, वैसे ही इस तरह से इन्होंने व्यवस्था की। दूसरी चीज देखो, यहां रखा हुआ है दूरबीन, बाहर बैठकर खुद दूरबीन से देखते गए, कौन, मिलिकन, के अंदर प्रक्रिया क्या हो रही है, ठीक है।
और उसकी दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहां पर एक एक्स किरण पुंज के लिए एक्सरे मशीन लगाई गई। ठीक है, अब प्रयोग क्या था उसको ध्यानपूर्वक देखना। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो दो धातुओं की प्लेटें हैं आवेश, इन पर आवेश उत्पन्न करती है, पहला काम इनका ये था। ठीक है, फिर यहां से तेल की बूंद को फव्वारे के रूप में इसके अंदर गुजारा। ध्यान से सुनिएगा, क्या किया, इसमें से गुजारा, ये बूंदें पूरे कक्ष के अंदर फैल गई। ठीक है, अब ये इनमें से मान लो एक बूंद भी इसके कांटेक्ट में आ जाए, वैसे तो बहुत सारी आई थी लेकिन एक बूंद अपन उदाहरण एक का ले रहे हैं जैसे, तो ये एक बूंद जैसे है ना वो इसके संपर्क में आई और यहां पर आते ही यहां से इसके अंदर से गुजरी और ये किरण, ये मतलब तेल की बूंद है, दोनों प्लेटों के बीच में आ गई। ठीक है, अब ये बूंद जैसे ही दोनों प्लेटों के बीच में आई आवेशित हो गई। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या था, विद्युत क्षेत्र था। ठीक है, जब ये बूंद आवेशित हुई उसी समय इन्होंने बाहर बैठकर दूरबीन से देखते रहे और बाहर बैठकर यहां से स्विच के द्वारा एक्स किरण पुंज इसमें प्रवाहित किया। ध्यान से सुनिएगा, क्या किया, एक्स किरणें इसमें से प्रवाहित की। अब हुआ यूं कि ये एक्स किरणें, एक्स-रे इसके अंदर आई। ठीक है, तो इस पूरे कक्ष के अंदर जैसे छोटे छोटे वायु के कण भी होते हैं। ठीक है, अब वायु के कण तो चलो इस तेल की बूंद से कांटेक्ट में आकर और आवेशित होने लगे। ठीक है, लेकिन ऐसी व्यवस्था इनके द्वारा की गई कि ये बाहर दूरबीन पर देखते हुए अंदर की तरफ जो ये एक तेल की बूंद है ना, एक जो आवेशित हुई है उसके गिरने की दर को नोट करते रहे कि ये यहां से यहां तक कितने समय में पहुंच रही है। ठीक है, और दूसरी चीज, इस स्रोत के द्वारा इन्होंने क्या किया, तेल की बूंद जो होती है, तेल की बूंद के गिरने की दर नोट की। इनके पास इतनी टेक्निक थी कि ये तेल की बूंद की गति को बढ़ा भी सकते थे, कम भी कर सकते थे और तेल की बूंद को एक जगह पर स्थिर भी रख सकते थे। इतना मतलब इन्होंने ये अपने प्रयोग के अंदर पूरे के पूरे उपकरणों के द्वारा व्यवस्था कर रखी थी उस टाइम में। ठीक है, अब देखो आप आई इन दोनों धातुओं की प्लेट के बीच में आते आवेशित हो गई। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही थी तब इसके गिरने की दर को नोट किया, फिर आवेशित हुई, वायु के कण भी इसके साथ जुड़े, वायु के कण इससे जुड़े तो ये आवेश का मान और बढ़ गया, भारी हो गई, भारी होते द्रव्यमान में परिवर्तन आया। आवेश था तो आवेश को किसके रूप में लिया, इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें इन्होंने बताया कि विद्युत आवेश जो होता है उसका परिमाण विद्युत आवेश का गुणांक होता है। ये इन्होंने बाद में बताया था कि इस पूरे प्रयोग को, अब आप इस प्रयोग को कैसे समझ सकते हैं, तो इसमें सीधा एक टॉपिक बताओ कि तेल बूंद यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, तेल की जो बूंद होती है उस पर आवेश और उसके द्रव्यमान का निर्धारण कैसे किया जाए, उसके आधार पर इन्होंने ये प्रयोग किया था। और इसमें बताया कि यहाँ से तेल को हम फव्वारे के रूप में इसके अंदर गुजारते हैं तो दो धातु की प्लेटें लगी हुई जो आवेशित होती है, जब ये बूंद इस छिद्र में से निकल के बीच में आती है, दोनों के बीच में, तो आवेशित हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके बीच में वायु के कण ये भी इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये भी आवेशित हो जाते हैं। फिर यहां से एक्स-रे किरण पुंज इसमें से गुजारा जाता है, तो एक्स-रे किरण पुंज गुजारने पर ये जो बूंद है तेल की, ये तेल की बूंद क्या होती है कि इसकी गति का निर्धारण किया जाता है। आवेश तो पहले से पता चल गया, फिर दूसरा गति का निर्धारण मतलब इसकी गति को बढ़ाना, इसकी गति को क्या करना, कम करना या उसे एक ही स्थान पर स्थिर रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है, और बटा E/me यानी इलेक्ट्रॉन आवेश और द्रव्यमान अनुपात, आवेश द्रव्यमान अनुपात। देखो कैसे निकाला इन्होंने, सबसे पहले क्या किया, आवेश लिया, आवेश का मान 1.60 into 10⁻⁻19 कूलम। फिर इन्होंने क्या किया कि जो थॉमसन ने
आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण किया था इससे पहले वाले प्रयोग में, उसका मान ले लिया। उसका मान ये आया था, अभी अपन ने देखा 1.7588820 into 10 की पावर 21 कूलाम प्रति किलोग्राम। अब इन दोनों का अनुपात निकाला और अनुपात निकाल के हमें ये मान प्राप्त हुआ। एग्जैक्ट मान ये है, नहीं तो हम वास्तव में हम क्या लिखते हैं 9.10 into 10 की घात -31 किलोग्राम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा किया गया। तो आप अभी जैसे अपन 11th में तो ये नहीं है 10th क्लास के अंदर, 10th में केवल क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और 9th में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई। लेकिन इसमें ये बीच में दो टॉपिक साथ में जोड़ दिए गए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो आज हमने मुख्य रूप से ये दो पॉइंट लिए, ये नए पॉइंट है इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसके नोट्स बनेंगे हम आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको चित्र समेत पढ़ते रहिएगा और जो भी काम आपके ड्यू है वो सब काम पहले कंप्लीट कर दो, उसके बाद आगे आपको नोट्स दिए जाएंगे। क्योंकि अभी जो हम नोट्स दे रहे हैं सी के, है ना, तो सी के नोट्स में क्या है कि जैसे फिजिक्स, ये अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर अपने लास्ट सैटरडे तक का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 2 भाग में आपको सेकंड भाग में केवल स्पेशल सवाल बताए गए हैं कि कैसे आते हैं, वो आपने नोट किए होंगे। और अभी अपना पार्ट शुरू हुआ है तो 2-3 दिन अपन इसके वीडियो डालेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न के अंदर सर जो भी कहेंगे उसके हिसाब से अपन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको ये दोनों प्रयोग थोड़ा ध्यान से एक बार किताब से भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।